साला डिजिटल उर्दू के प्रोग्राम हम कलाम में आप सबका खैर मक़दम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम कलामी का शर्फ हासिल है डॉक्टर जमीला बेगम साहबा से। डॉक्टर जमीला बेगम महकमा आयुष की डिप्टी डायरेक्टर हैं यूनानी तिब में। 30 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखती हैं। डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आज के इस ज़बरदस्त एआई के दौर में भी लोगों को यूनानी तिब को लेकर कुछ खदशात, कुछ शुकूक और शुबहात ज़रूर हैं। ऐसी कौन सी गलतफहमियाँ हैं जो आज भी यूनानी मेडिसिन को लेकर लोगों के दिलों में हैं? यूनानी तिब का लोगों के दिलों में तो बहुत सारा है, मगर आजकल के आवाम को ज़्यादातर ये चाहिए कि उनको इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए जी, जिसका मेन मकसद है लोग आवाम तो यूनानी तिब को नहीं आते। इमीडिएट रिलीफ की वजह से वो अंग्रेजी दवा में मुब्तला हो रहे हैं, एलोपैथी में मुब्तला हो रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट होने के बावजूद पेन बेयर करने की ताकत बरकरार नहीं रख रहा है इंसान। तो इमीडिएटली रिलीफ होना, हर चीज को पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो रहा है इंसानों में, इसलिए वो यूनानी तिब को ज्यादा लंबे अरसे तक जो दवाई खाना पड़ेगा वो नहीं कर सकते। और यूनानी तिब में सिर्फ जाके आपके सिम्टम्स को कम नहीं करते, वो आपके मिजाज को जड़ से करने और ऑर्गन्स को तक़वियत देकर ऑर्गन खुद मुखवी होकर वो डिसीज को निकालना चाहता है। ऐसे दवाइयाँ होते हैं, ऐसा मिजाज में और ऐसा उसका इलाज होता है। तो ये इलाज वो करने के लिए उतना अरसे का उनके पास सब्र नहीं रहता। हाँ, तो ये वजह है कि लोग यूनानी तिब को जो है अप्रोच नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। सब जगह फिर करके सब में भी नाकाम होने के बाद आते हैं। अच्छा, क्रॉनिक डिसीज का लेकर शॉर्टफॉल है कि कहीं इलाज नहीं हो रहा है तो चलो यहीं पे यूनानी पे करेंगे, यहाँ पे है बोलकर आते हैं। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए वहाँ पे जाके स्टीरॉइड्स लेके सब कुछ खा के ये वो सब कुछ करने के बाद ये तिब को। अब ऐसी हालत में जब एक पेशेंट स्टेरॉइड्स वगैरह लेता है, बहुत सारी दवाइयाँ पहले से कर चुका होता है, तो यूनानी मेडिसिन के लिए इससे कोई मसला होता है? जी, जरूर मसला होता है, क्योंकि बॉडी को एक मरतबा स्टीरॉइड्स पर हो गई तो वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। बिकॉज फिजियोलॉजिकल जो बॉडी में फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, उसको वो साइकिल्स को वो इंटरप्ट कर दिया बदल देती है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पे लेकर आना फिर वो एक और थोड़ा अरसा ज्यादा हो जाता है। तो आपका तकरीबन 30 साल का तजुर्बा रहा है यूनानी मेडिसिन में। आपको क्या लगता है कि 30 साल पहले और आज तक जो तब्दीलियां हुई हैं, किस तरह से यूनानी मेडिसिन का ये परसेप्शन बदला है लोगों? बहुत साथ बदला है। बहुत सारे लोग को तो अपना रहे हैं ये तिब, और हमारे पास तो बहुत सारे जिल्द के अमराज के लिए, फिर सांस की तकलीफ के लिए, नर्व्स के प्रॉब्लम्स के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और पूरा रिसर्च पेपर्स करके फिर दवाई सब कैसा हमारी एक्ट करती है बोल के यही के जनरेशन में जो है, तो सब चीज़ ये करके और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी बना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी पूरे मुस्तकबिल करके हैं, और एसओपीज जैसा एलोपैथिक में करते हैं तो एवरी थेरेपीज के एसओपीज भी बना रहे हैं, और रिसर्च वक्त तो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपने एलोपैथी की बात की, तो क्या ये मुमकिन है कि एलोपैथी और यूनानी साथ साथ दोनों इलाज कराए जा सके? अगर कराए जा सकते हैं तो वो कौन से मर्ज होंगे जहाँ पे ये जैसे दायमी मर्ज होते हैं ना, लाइक कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं, लाइक क्रॉनिक पूरे हाइपरटेंशन होता है, शुगर होता है, पूरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, एनसीडीज बोलते हैं। ये तमाम मर्ज एक मरतबा, लाइक थायराइड होता है, सब चीज़ है ना, ये एक मरतबा इंसान इस मर्ज का मुब्तला हो गया तो है ना, उसको वो उसकी कमी क्या चीज भी कम नहीं कर सकती, उसको दवाई से ही ये करना पड़ता है। जैसा कि पहले ही मरीज पहले जाकर एलोपैथिक दवाई ही लेते हैं, लेकर उसके बाद आते हैं, तो हम एकदम वो स्टॉप करके हमारा स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आएंगे कुछ भी नहीं खाकर, तो हमारी दवाई डायरेक्टली हम यूज करते हैं, असर करेगी। अगर वो उसका पूरा इस्तेमाल करके बाद में यहाँ पर आए तो हम उसको टेपर करके ये इंक्रीज करते हैं, एकदम हम उसको स्टॉप नहीं करते। अच्छा, अब आपने कहा कि वो दवाइयाँ लेने के बाद ये दवाइयाँ लेना, इनका असर होना थोड़ा मुश्किल है, तो किसी इंसान को ये कैसे पता चले कि ये कोई किसी बीमारी का सिम्टम है, इसके लिए अभी से इलाज शुरू करना ज़रूरी है? अब
कब यूनानी इलाज कब से शुरू करना है? कोई मसले का सिम्टम, फॉर एग्जांपल शुगर के लिए कोई मसला है या बीपी के लिए कोई मसला? शुगर में भी 2-3 तरीके के शुगर होते हैं। एक तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आती है। अगर उनकी वजह शुगर की टाइप 1 रहा तो उसको पहले से ही हमारी दवाई अच्छा काम कर देती है। टाइप 2 डायबिटीज जो ओबेसिटी की वजह से सब होते हैं, तो उसका इलाज का फर्स्ट उसका जो अर्ज है और जो सबब से वो मर्ज होके है उसको पहले कम करना चाहिए। उसको कम करके उसके बाद डालना पड़ता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे होते हैं, फर्स्ट वो जाके सिर्फ इंसुलिन का प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारा जो आजा मुब्तला होता है वो आजा की तकवियत के लिए दवाई नहीं देते, सिर्फ डायरेक्ट जाके वो जो भी कमी है वो कमी को पूरा करने या रिप्लेसमेंट करने या एडिशनल वो देते हैं। हमारे पास हमारी दवाइयों में मिजाज, जैसा कि मिजाज पूरा ये करते हैं, और हमारे उसूल तिब्बे यूनानी के उसूल के मुताबिक असबाब सित्ते जरूरिया बोल के रहता है। वो सित्ते जरूरिया मतलब 6 कॉजेस। अच्छा। तो उसमें हम फर्स्ट पेशेंट्स को यही बोलते हैं असबाब सित्ते जरूरिया पर चलो बोलकर। वो ये है, पहले हवा में पहले उनको अच्छी हवा में रहना चाहिए, लाइक पोल्यूटेड एयर में नहीं रहना चाहिए। हवा का उनको खास ख्याल रखना चाहिए। बाद में फिर खाने और पानी, माकुलात और मशरूबात बोलते हैं। अच्छा। माकुलात और मशरूबात में जो भी चीज पीना है, खाना है, जिस्म खुद भी कहता है आपको कभी कभी ये चीज हमको पसंद आती है खाने के लिए, कभी कभी ये चीज नहीं पसंद आती है, और भूख भी जब लगती है खाना, ऐसा बताए हैं उसमें। उसके बाद हमारा हरकत, नफसानी हरकत और ये सुकून जो है वो जिस्मानी का भी करना चाहिए और नफसानी का भी करना चाहिए। ज्यादा लेबर करके ज्यादा जिस्म को बर्डन भी नहीं करना चाहिए ना। तो सब चीज एतदाल से करना, जिस्म कितनी तकवियत रख सकता है, जिस्म कितना कर सकता है वो करना चाहिए। और नफसानी भी ज्यादा परेशानी कर लेकर भी उसमें भी अगर मुब्तला हुए तो उसकी तरफ से स्ट्रेस डायबिटीज होता है, स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं, तो वो स्ट्रेस का भी एतदाल से रहना चाहिए। उसके बाद हम नौम यानी सोना और वो जागना भी। सोना भी टाइम पे सोना और जागने का भी टाइम पे जागना। ज्यादा सोने से भी प्रॉब्लम्स होते हैं और ज्यादा देर तक जागने से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और लास्ट में एहतिबाज और इफ्तिराक बोल के कहता है, जो खाते हैं हम और रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन, जैसा हम यूरिन के जरिए हमारा बॉडी के टॉक्सिन सब निकलते हैं, पसीने के जरिए निकलते हैं, जिसमें सब चीज कितना देर तक रहना उतना ही देर तक रहना, और जब निकलना वो निकल भी जाना। ये अगर असबाब सित्ते जरूरिया फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह मिजाज एतदाल से और बीमारियों का सबब नहीं बनते। बहुत खूबसूरत उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए आपने, सुनकर खुशी हुई मुझे। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज यूनानी में बेहतर तरीके से हो सकता है? पूरे नर्व्स के प्रॉब्लम्स के लिए, फिर सांस के प्रॉब्लम्स के लिए, जिल्द के अमराज के लिए, आजकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे जोड़ों का दर्द, मस्कल्स का दर्द है, उसके लिए हमारे पास खासकर अच्छे दवाएं हैं। और जिल्द में तो हमारे पास बहुत सारे दवाइयों सी नहीं, और साथ जो जिल्दो ताज़ीनियत आते हैं, कॉस्मेटोलॉजी का भी है हमारे पास सब्जेक्ट। कॉस्मेटिक्स का भी बहुत सारा अच्छा होता है। अच्छा, तो अब चूंकि यूनानी इलाज में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है आजकल लोगों का, तो इसमें यूनानी इलाज में इसके लिए क्या इलाज है? पहले आप ओबेसिटी का सबब जैसा खाने से होता है, या तो हार्मोनल का प्रॉब्लम होता है, या तो सीडेंटरी लाइफ होता है, ये तीनों चीज जो सबब मरीज के पास होता है वो सबब को दूर करना पड़ता है। एक्सरसाइज कराते हैं हम, फिर है ना खाने में तली हुई चीज़ों का तमाम ये करते हैं। शुगर एक फर्स्ट इस्तेमाल नहीं करना, शुगर की बजाय यूनानी तिब के जरिए हम या तो खजूर या तो शहद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने बोलते हैं हम। अच्छा। शुगर तो हम वो तो एक वाइट पॉइजन ही बोला जाता है ना, इसलिए शुगर का तो इस्तेमाल एकदम रोका गया है इसमें। वो पहले सबब के मुताबिक हम ओबेसिटी को इलाज करते हैं। उसके बाद बॉडी का मिजाज हम पहचानते हैं। मिजाज पहचानने के लिए हम ये एक तो बलगमी मिजाज बोलते हैं, सौदावी मिजाज बोलते हैं, सफरावी मिजाज बोलते हैं और दमवी मिजाज बोलते हैं। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो मिजाज हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके उनको क्या एडवाइस करना है, इंडिविजुअल रहता है मिजाज। अच्छा। इंडिविजुअल हम उनको पूरा असेस करके उनको एडवाइस देते हैं। अच्छा, तो आप चूंकि डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुष महकमे की कर्नाटक के, तो सरकारी सतह पर इस इलाज को किस हद तक मेयारी या स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन किया जा सकता है?
सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत सारा कर रहे हैं आजकल। एवरीथिंग एडवांस हो रहा है, इक्विपमेंट्स भी हम बहुत सारे ले रहे हैं। पेशेंट्स को एक्सरसाइज कराने के लिए, पेशेंट्स को बोलने के लिए पहले मिजाज असेसमेंट करते हैं। मिजाज असेसमेंट करके उनको डाइटोथेरेपी एक हमारा मॉड्यूल होता है, जैसा कि यूनानी तिब में 4 मॉड्यूल्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। एक तो सिंगल ड्रग्स का आता है, एक तो कॉम्पाउंड ड्रग्स आता है, सेकेंड थर्ड रेजिमिनल थेरेपीज बोल के कहते हैं। रेजिमिनल तो इलाज भी तदबीर बोलते हैं। इलाज भी तदाबीर से उनकी मसले हल करने के लिए देखते हैं। और इलाज भी यानी सर्जरी लास्ट है। तो इलाज भी तदबीर में बहुत सारे हमारे पास तदाबीर हैं जिससे हम उनका ओबेसिटी कम कर सकते हैं। अच्छा, आयुष के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स नाफिज किए जाते हैं, पूरे रियासत भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स नाफिज किए जाते हैं। तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने में आते हैं इलाकाई तौर पे, बेंगलोर में या फिर बेंगलोर से बाहर? हर प्रोग्राम में आवाम तो आजकल बहुत सारे अपना रही है। चैलेंजेस मतलब आवाम का एक ही प्रॉब्लम कि उनको जल्द असर होने की दवाई दो बोल के बोलते हैं। वो एक असर हमको बहुत ज्यादा ये होता है, प्रॉब्लम होता है। कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो या फिर बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चाहते हैं। जैसा यूनानी डे हम मनाते हैं 11 फरवरी को, हकीम अजमल खान के याद में हम यूनानी डे बनाते हैं। तो रिसेंटली हम मनाए हैं और उसके इसमें 1 महीने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए हम। तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में सब जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम जब गए और उनका मिजाज असेसमेंट करे, एवरी डिस्ट्रिक्ट में करे हैं, थ्रू आउट स्टेट करे हैं, हर जगह पे। तो इंसान बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व है और उसके बाद दवाई लेना और अपना प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है ना, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के मुताबिक वो आके हमको पूछना ताछना करते हैं और हर हॉस्पिटल में दवाई खाने में आकर उनको मिजाज असेसमेंट करा के उनके डूस एंड डोंट्स क्या करना बोल के पूछ कर जाते रहते हैं। कौन सी जगह पे रिस्पॉन्स अच्छा होता है, रूरल एरियाज में कि अर्बन एरियाज में? बहुत प्लेसेस अच्छा हो रहा है जहाँ पर भी हमारे फैसिलिटीज ज्यादा होते हैं। हॉस्पिटल्स में हमारे फैसिलिटीज ज्यादा होते हैं क्योंकि दवाखाने में सिर्फ 1 या 2 रूम रहते हैं और सिर्फ दवाई देते हैं। हॉस्पिटल्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या ताल्लुक लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में हम अब थेरेपीज जैसा मैं बताइए आपको तदाबीर करने का, वो तदाबीर के इंस्ट्रूमेंट्स आलात तमाम रख रहे हैं और उसका इलाज तदाबीर के थ्रू कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर मरीज ज्यादातर आते हैं। अच्छा, ये जो क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है या इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, तो इसको बूस्ट करने के लिए यूनानी में कोई बहुत सारे हैं हमारे पास क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए। किस उम्र के लिहाज से हर उम्र को अलग अलग रहता है। और एक जवारिश आमला आमला विटामिन सी जिसके भरपूर रहता है, उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो जवारिश, जो पेट के बीमारियों में देते हैं। तो जवारिश में है ना, हमको उसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत बढ़ाता है। और दूसरे भी हमारे पास आयुष का बोलकर एक वाता चूर्णा बोलकर भी बनाए थे, जैसा कोविड-19 में तमाम हम बहुत सारा इस्तेमाल किए थे। तो उसमें सिर्फ तुलसी के पत्ते, तो उसमें रिहान बोल के बोलते हैं, रिहान के पत्ते बने, फिर है ना काली मिर्च और इलायची, ये सब स्पाइसेस, एवरी स्पाइसेस हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। 3 या 4 रकम के स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू देयर मिजाज सेलेक्ट करके हम देकर वो ना उसका काढ़ा बना के पीने के लिए बोलते हैं। ग़िज़ाओं में भी कोई परहेज? ग़िज़ाओं में भी हम परहेज हम मिजाज असेसमेंट करना चाहिए। मिजाज असेसमेंट करके उनके लाइक बलगमी मिजाज है तो हम इलाज भी जिद करते हैं, वो निकालने के लिए जो उनको जरूरत है वो देकर हम ये करते हैं। दमी मिजाज, सफरावी मिजाज अगर से है तो सफरा कम करने के लिए, सफरा का गलबा कम करने के लिए हम दवाई देते हैं। बलगम का गलबा है तो बलगम कम करने के लिए दवाई देते हैं। सौदा है तो सौदा कम करने के लिए दवाई देते हैं। तो ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, AI का दौर है और लोग हर कोई अपने तरीके से सर्च कर लेते हैं और अपने तौर पे दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसको आप कहाँ तक रेकमेंड करेंगी? जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल तो होम रेमेडीज बोल के बोलते हैं हम भी। होम रेमेडीज जो किचन के आइटम्स में इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं, मगर जो भी वो पंसारी के पास से जो दवाइयाँ मिलते हैं उसमें अडल्ट्रेटेड होने का चांसेस रहते हैं। तो वो हम खुद भी अगर दवाई बनाते हैं तो उसको टेस्ट करा के, लैबोरेटरी टेस्ट करा के फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वो अडल्ट्रेशन का जरा चांसेस है, तो उससे बचना चाहिए। जो भी पंसारियों से जो जड़ी बूटियाँ लेकर इस्तेमाल करते हैं तो उससे बचना जरूरी है। अच्छा, इस मर्तबा हमने देखा, बल्कि हर साल जो है गर्मी का ये बढ़ता जा रहा है, इस बार भी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता रहा है। तो ऐसे में आप
लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए, गर्मी से कैसे जूझें, किस तरह से उसको मिटिगेट करें? हाँ, बैंगलोर में तो अब काफी कई सालों से गर्मी बिलो 35 डिग्रीज होती थी। अभी कई सालों से गर्मी का इजाफा होता जा रहा है और 38-40 तक भी पहुंच रहा है। 38-40 डिग्री टेम्परेचर आवाम के लिए अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। तो ज्यादातर हाँ, लेबर क्लास के आदमियों, बच्चे लोग, फिर हामिला औरतों, बूढ़ों और ज्यादा दायमी अमराज में जो मुब्तला होते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस में, उनके लिए बहुत ज्यादा मुज़िर असरात होते हैं। तो इनके लिए खास तौर से घर में रहने के लिए ही हम एडवाइस करते रहते हैं। और जब टेम्परेचर 40 डिग्री तक या 36 के बाद भी हो गया तो बिटवीन 11 to 3 o'clock तक बाहर गैर जरूरी काम से नहीं जाना, मना करना ही बेहतर है। और पानी, जिस गर्मी की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है, तो पानी और कुदरती तौर से भी सीजनल फ्रूट्स जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, फिर नारंगी और संतरा, अनार, सब जूस वाले फ्रूट्स जो गर्मी में निकलते हैं, तो उनका सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहना। नारियल पानी, छाछ, ये सब चीज है ना, अगर इस्तेमाल टाइम टाइम पे करना, और प्याज ना लगने से भी प्याज लगे तक वेट नहीं करना। एक हाफ एन आवर टू 1 hour में एटलीस्ट 100 ml to 50 ml उनको कितना हो सकता है उतना पानी पीते रहना, ये सब उनको बताया जाता रहता है। अच्छा, इस मौसम के लिहाज से खुराक में भी तब्दीली होनी चाहिए? जरूर जरूर, बिकॉज गर्मी की वजह से पूरा जिस्म में पानी की तो कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, हाजिमा का भी तब्दीली होती है। तो इसलिए मसालेदार चीज़ें, तली हुई चीज़ें सब नहीं खाना। जल्द हजम होने की चीज़ें खाने से जिस्म में अच्छा और उनका मिजाज मुतवज़्ज़न रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग इस चीज़ से बच नहीं सकते, मिसाल के तौर पे कोई बाहर काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि घरों के अंदर रहें, तो उनके लिए क्या? उनके लिए कितना हो सकता है उतना वो बचना तो जरूरी है। अगर जा रहे हैं तो कुछ छतरी या तो टवल, डायरेक्ट गर्मी से कांटेक्ट नहीं आना, ऐसा कुछ स्कार्फ बन के जाना, ऐसा कुछ करना बोलते हैं। और उनको भी साथ पानी का बोतल लेके जाना, और पानी या तो जूस या तो नारियल पानी कुछ वक्फे के हिसाब से पीते रहना बोलते हैं। और उसके बाद आके एक वेंटिलेटेड रूम्स में थोड़ी देर आराम तो जरूर करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक काम में ही मसरूफ नहीं रहना। ऐसे कौन से मसले हैं जो गर्मी की वजह से बढ़ जाते हैं लोगों में? जिल्द के अमराज बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है और पसीना निकलता है, तो खराश, दाने निकलना ये होता है, जैसा फिर है ना, हाजिमे का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस की तकलीफ कुछ हो सकती है, आंखों में अंधेरी आती है, चक्कर आने का लगता है, ये सब मसाइल होते हैं फर्स्ट स्टेज में। तो ये सारे मसाइल यूनानी से जी यूनानी के क्या घरेलू मसाइल से ही भी कर सकते हैं। और अगर इनसे ज्यादा होता है तो और खुद जैसा आप बोले बदन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रखने के लिए वो ले सकते हैं दवाई, यूनानी की दवाई ले सकते हैं। और यूनानी के खास दवाइयाँ होते हैं, फिर वो मिजाज देकर देते हैं। बहुत सारे शरबत नीलूफर बोलते हैं, अर्खे गुलाब बोलते हैं, अर्खे क्योड़ा बोलते हैं, फिर है ना खमीर गाउज़ाबान बोलते हैं। ये सब दवाएं उनका मिजाज देकर हम देंगे इंशाल्लाह। एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा आम का सीजन है, तो ये दोनों ही गर्म है, तो दोनों के असरात को बैलेंस करने के लिए क्या चीजें? आम का शरबत बनाते हैं, शरबत के अंदर सौंफ, काला नमक, फिर है ना इलायची, ये सब थ्रस्ट क्वेंचिंग आइटम्स बोलते हैं। इसको डालकर उसका डाइल्यूट करके पीने से वो गर्मी का असर कम, तासीर कम हो सकती। अच्छा, आजकल एक और परेशानी है, लोगों को नींद कम हो गई है, नींद कम, तकरीबन ज्यादातर फीसद लोगों का यही मसला है कि नींद नहीं, चाहे वो जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी का यही मसला है। बच्चों का तो इसलिए कि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है उनका। तो ऐसे में नींद को बेहतर बनाने के लिए क्या सोल्यूशन है? पहले स्क्रीन टाइम दूर रखना पड़ेगा। वो उसमें देखते देखते कुछ ना कुछ उसको ऐसा उलझ जाते हैं बच्चे के, काम खाना पीने में भी वो मुब्तला नहीं हो रहे। बातचीत सामने से करते रहेंगे तो भी वो बच्चे वो स्क्रीन पर नजर रख के बात करेंगे, ऐसा है। इसके वो एक टाइम रखना कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना।
ऐसा रख के और करना, वरना फिर वो खाना पानी सब चीज़ जो मुकर्रर किए हैं ऐसे टाइम पे करेंगे तो इंशाल्लाह ये होता। और वो स्क्रीन का भी ले सकते हैं, और सीडेंटरी लाइफ बहुत हो गई बच्चों में भी। एक्सरसाइज भी करना, बदन को एक्सरसाइज करेंगे तो भी वो टाइम पे सोते। अच्छा, अब नौजवान जो आयुष को अपना करियर बनाना चाहें उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? ज़रूर बना सकते हैं, मगर वो पेशेंट्स का जब उलझन हो जाके वो तड़पते हैं और जल्दी तकलीफात कम नहीं होते बोलकर वो बोलेंगे तो वो बेजार हो जाते हैं और वो भी एलोपैथिक देने मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करके पेशेंट्स को कन्विंस करके वो एक चैलेंज करके कैरियर ले सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी सेहतमंद आदत जो आप खुद भी करती हों, जो आप हमारे नाजरीन को भी करने के लिए मशवरा देना चाहेंगी? वो सेहत के लिए सुबह सवेरे उठना, जैसा हमारे सुन्नत में भी है, ऐसा पूरा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कम हमारा आवाम के लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा। लाइक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमको बताए हैं कि तलबीना का इस्तेमाल ज़्यादा करो बोलकर। ऐसे हालत में फास्ट फूड, जंक फूड सब इस्तेमाल कर करके वो हाजिमा सब बहुत ख़राब कर लेते हैं। जब हाजिमा ख़राब होता है तो मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो पूरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स बदन में पैदा होते रहते हैं। तो इसलिए सवेरे उठना और कलौंजी के एक 7 दाने भी इस्तेमाल करेंगे तो हदीस में भी ऐसा बताया है कि मौत के सिवा हर चीज़ को उसमें शफा है बोलकर। तो 7 दाने कलौंजी के इस्तेमाल करना, नहर मुँह, शहद या तो शहद का पानी पीना, फिर नाश्ते में तलबीना इस्तेमाल करना, वो बहुत अच्छा होता है। रोजाना या तो एटलीस्ट ज़रे दिन भी इस्तेमाल करना। उसके बाद नाश्ता हालांकि 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोपहर 12 बजे, अब तो ऐसा गर्मी के मौसम में फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं और जो पसंद होता है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं 11-12 बजे के बीच में। फिर खाने के पहले तरबूजा या खरबूजा एटलीस्ट 300 ग्राम खाना, खाने के पहले क्योंकि ये रिवाज बन चुका है कि लोग अक्सर फ्रूट खाने के बाद खाते खाने के तरबूजा और खरबूजा ऐसा बताया है कि तरबूजा या खरबूजा खाने से पेट को, जैसा आप चेहरे को साबुन डालकर साफ करते हैं, तरबूजा खाने से आपका पेट साफ होता है बोल के बताया। अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमीला बेगम साहबा, आपने बहुत कीमती मालूमात और तजुर्बात आपने साला डिजिटल के नाजरीन के साथ शेयर किए। आज की इस गुफ्तगू से यकीनन मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।